सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्लाइंग सिक्स वही पे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली ये मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप जो है एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। आपको इंडिया के राइट साइड, इंडिया के लेफ़्ट साइड, इंडिया के जो अपर साइड वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर कर सकते हैं, जिनमें जब आप जाएंगे तो आपको इजी इमिग्रेशन का सामना करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, होप सो कि आपने वैसी एक ट्रैवल हिस्ट्री बना ली होगी। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक कंट्री लेटेस्ट गया था, तो उसका सबसे पहले तो वीज़ा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद आगे आने वाली जो वीडियोस हैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस कंट्री में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मैं गया, कहाँ ट्रैवल किया मैंने। तो अगर आपने मेरे जो 3 प्लान हैं अगर आपने वो फॉलो कर लिए हैं, आप कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पे। सो इट्स टाइम टू ट्रैवल इन बिग कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो जिनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ में हम यूज़ करते हैं या जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे हम अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर उसी कंट्री की होती हैं। तो इसी बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। एक डेवलप कंट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, वहाँ पे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं, मैकेनिकली उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। घूमने फिरने के लिए बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक ऐसी कंट्री जो सभी देशों पे अपना शिकंजा कस चुकी है, तो मैं बात कर रहा हूँ जी दी मेन लैंड ऑफ चाइना। तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिनकी जो मूवीज़ हैं, खास करके एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो हम अपने चाइल्डहुड टाइम से जो देखते आ रहे हैं इन सब मूवीज़ को। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उनका आपस में रिलेशन कैसा चल रहा है वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं रिसेंटली वहाँ पे विज़िट करके आया हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला कि हाँ अगर मैं इंडिया से हूँ तो लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसे बदतमीज़ी की हो या कोई ऐसा टॉन्ट नहीं किया, मेरे को बुली नहीं किया। मेरे लिए बहुत बढ़िया सफ़र था वो, जितना टाइम भी मैंने चाइना में ट्रैवल किया है। तो उसकी कुछ यादें जो हैं वो मैं आपके साथ आगे जाके साझा करूँगा। तो चाइना वीज़ा का प्रोसेस जानने से पहले चलिए आइए आपको कुछ दर्शन करवाते हैं चाइना के। तो 2023 और 2024 में देखा गया है कि जो चाइना का वीज़ा है वो इंडियंस को बहुत दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। थाईलैंड ने वीज़ा फ्री किया है, तो जो चाइना है, चाइना ने इंडियंस के लिए जो वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ईजी आपको चाइना का वीज़ा मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई चाइना का वीज़ा लेने में आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो जो चाइना का वीज़ा है उसको लेने के लिए आपको करना पड़ेगा 4 स्टेप्स को फॉलो। पहले तो चाइना की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। जो
जो भी डिटेल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जाती है, पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और उसके बाद सेकंड पॉइंट की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है इसकी। तो डायरेक्ट आप एम्बेसी में फ़ाइल जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वीएफएस। तो वीएफएस की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको लेनी पड़ेगी दिल्ली वीएफएस सेंटर में। तो वीएफएस की जो दिल्ली की लोकेशन है वहाँ पे आप लीजिए चाइना वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट और उसके बाद आप करिए अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर। तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद सबमिट कीजिए वहाँ पे जाके दिल्ली वीएफएस में, और उसके बाद आपको विद इन वीक के करीब वो आपको टाइमिंग मेंशन कर देंगे कि हाँ आप इतने टाइम के अंदर अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट कर लीजिएगा, तो आसानी से आपको वीज़ा मिल जाए। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आपने मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी करने हैं। साथ में सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो हो गया। और उसके बाद आपने जो वीएफएस की साइट पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, आपने उसका जो साइज़ है वो आपने ये वाला लेके जाना है, और उसके साथ आपने ओरिजिनल अपना पासपोर्ट कैरी करना है, और उसके साथ साथ आपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फ्रंट की और बैक साइड की फ़ोटोकॉपी लेनी है। और उसके अलावा आपने जितना भी अभी तक आपने ट्रैवल कर लिया है, कौन कौन सी कंट्री आप विज़िट कर चुके हैं, तो उनके जो पुराने वीज़ास हैं और जो स्टैम्प्स हैं वो वाले पेज जो हैं वो अलग से उसके साथ प्रिंट आउट कर लें। और उसके बाद आपने तैयार करना है कवर लेटर। कवर लेटर एक रिक्वेस्टिंग लेटर होता है कि मैं इस डेट से लेके इस डेट तक आपकी कंट्री में जाऊंगा, ये मेरी डिटेल है, मैं ये करता हूँ, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। एक पूरा एप्लीकेशन लिख के आपने एम्बेसी के नाम पे वो आपने लिखना होता है। और उसके साथ साथ आपने एक ट्रैवल आइटनरी ज़रूर बनानी है जो डे वाइज होती है कि आपने इस डेट को ये करना है, इस डेट को वो करना है, ऐसे करके आपने एक तो आपने डे वाइज आइटनरी बनानी है कि आप इस लोकेशन में जाएंगे, इतनी तारीख को यहाँ पे होंगे, इतनी तारीख को यहाँ। मेरे हिसाब से 8 या 10 दिन की जो आइटनरी है वो सफिशेंट। और उसके साथ बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, कहीं पे वर्क करते हैं, तो वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एक एनओसी लगती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको साथ में अटैच करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ। एनओसी आपको आपकी कंपनी की ओर से लेनी पड़ेगी जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वो लिख के देंगे एक एप्लीकेशन अपने लेटर हेड पे कि ये हमारा एम्प्लॉय है, हम इसको इतनी सैलरी देते हैं, या वट एवर जो भी उनका फॉर्मेट होगा कि ये एक पर्सन है हमारा, हमारी कंपनी में काम करता है, तो ये इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक आपकी कंट्री में विजिट करने जा रहा है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसा करके एक लेटर आपको अपने लेटर हेड पे निकाल के देंगे, तो वो अपने साथ में अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट के। कल को आपको कोई भी आपका मिसहैपन हो जाता है, कोई लगेज का प्रॉब्लम पासपोर्ट का, या कोई फ्लाइट का छूट जाना, डिले हो गई है, या आप डिले हो गए हैं रीच करने में, कोई भी ऐसा रीज़न होता है, वट एवर जो भी उनकी कंडीशन होती है, तो वो कवर हो जाती हैं आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस से। तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कीजिए। वो लगभग 400-500 से लेके 700-800 के अंदर आप जितने दिनों की बनाएंगे उतने हिसाब से आपका चार्जेस लग जाएगा। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, लगभग 400-500 से लेके आप लगभग 700-800 या 1000-1200 तक बढ़िया से बढ़िया ले सकते हैं। तो इनकी कोई कंडीशन नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाई करना चाहते हैं। तो मेरी ओर से रेकमेंड है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाइए। और आपने जहाँ जहाँ जाना है, कौन कौन सी सिटीज़ में जाना है, तो उन सिटीज़ में आप रहेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए चाहिए एक होटल की बुकिंग। तो वो ढेर सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप विज़िट करके अपनी होटल बुकिंग करवाइए। तो होटल बुकिंग आपने ज़रूर अटैच करनी है। होटल बुकिंग के साथ साथ आपको अटैच करना होगा अपना फ़्लाइट का शेड्यूल। बहुत सारे एजेंट हैं जो डमी टिकट आपको सेल कर देंगे, 500-1000 से तकरीबन आपको ये मिल जाएगी। उनको एक आइडिया सा हो जाता है कि ये पर्सन इतनी तारीख को इंडिया से हमारी कंट्री में आएगा, और वहाँ से रिटर्न आप इंडिया आएंगे, तो उसकी एक डमी टिकट होती है, वो आप साथ में ज़रूर अटैच कीजिए। ये सब तो आपकी ट्रैवल की डिटेल्स होगी। अब मेन पॉइंट आता है कि आप अपना खर्चा कहाँ से करेंगे ट्रैवल का। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा आपका सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट। उसमें मेरी ओर से तो यही सुझाव है कि आप 3-4 लाख 5 लाख या उससे ऊपर अमाउंट, मिनिमम तो 3-4 लाख आप ज़रूर रखिए अकाउंट में, उनको दिखाने के लिए कि हाँ आप अपना ट्रैवल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कम बैलेंस वीज़ा डिनाई भी हो सकता है, इसलिए आप जितना हो सके अमाउंट जो है वो ज़्यादा सेविंग में दिखाइए। तो मैं बात कर रहा था कि सेविंग जो बैंक अकाउंट होगा आपका,
उसमें आपको इतना बैलेंस रख के 6 महीने की स्टेटमेंट अटैच करनी है। तो 6 मंथ की स्टेटमेंट उसकी होगी। और सेविंग के अलावा अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो करंट अकाउंट या सेविंग सैलरी अकाउंट 6 महीने का स्टेटमेंट वो भी ज़रूर साथ में अटैच कीजिए। तो अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो अपना आईडी कार्ड ज़रूर अटैच कीजिए। और अगर आपका बिजनेस है तो आप अपना ट्रेड लाइसेंस या फिर एमएसएमई के द्वारा रजिस्ट्रेशन, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ हो कि हाँ आपका एक बिजनेस चल रहा है, तो वो आप डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ में अटैच कीजिए। इसमें एक मैं और पॉइंट कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो जो आपका कवर लेटर है वो आपका लेटर हेड पे ही होना चाहिए। तो आप एक लेटर हेड बनाइए, उसमें आप अपना जो कवर लेटर है पेस्ट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के दीजिए। इसके साथ साथ एक पॉइंट और हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप अटैच कर सकते हैं। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, ये ज़रूर आपने 2 साल की अटैच करनी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। ये तो आपका पार्ट था कि आपका ये सेविंग हो गया या फिर आपका सैलरी अकाउंट हो गया। तो इसके अलावा एक अलग से आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अगर आपके कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आपकी कोई FDs हैं, तो कोई भी है आपका ऐसा सेविंग अलग से जो चल रहा है वो आप ज़रूर उसके साथ अटैच कीजिए। उससे भी आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पे सेविंग कर रहा है अपनी होम कंट्री में। और उसके साथ साथ जो आपने चाइना में ट्रैवल करना है, किसी इनविटेशन के ब्याह पे अगर मान लीजिए आपको कोई चाइनीज़ पर्सन इनवाइट कर रहा है कि आप मेरे यहाँ कंट्री में आइए और मैं आपको घुमाऊंगा, या फिर वहाँ पे मिलने जा रहे हैं किसी पर्सन को, तो उस इनविटेशन का एक लेटर होता है जिसे इनविटेशन लेटर कहते हैं। तो आप वो उस पर्सन से ज़रूर मंगवाइए, साथ में उसकी डिटेल होगी, जैसे कि उसका पासपोर्ट का डिटेल हो गया या कोई नेशनल ID प्रूफ हो गया, उसका उसका इनकम का सोर्स हो गया। उसके साथ वो एक इनविटेशन लेटर भेजेगा कि ये मेरा एक फ्रेंड है जो इंडिया में है, या कोई अदर रिलेटिव है, या कोई भी ऐसा रिलेशन है आपके साथ उसका, तो वो उस लेटर में ज़रूर मेंशन करेंगे कि ऐसे करके एक पर्सन है वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनको यहाँ यहाँ घुमाऊँगा। तो इनविटेशन लेटर का जो भी फॉर्मेट होता है वो आप ज़रूर वहाँ के पर्सन से मंगवाइएगा। तो वो आप ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कीजिएगा। और इसमें एक और डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपका जो स्पाउस है, यानी कि जो आपका हस्बैंड है या फिर आपकी जो वाइफ है, उसका अगर नाम आपके पासपोर्ट पे नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर आप अटैच कीजिए। उससे ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप शादीशुदा हैं और यहाँ पे भी आपकी फैमिली, आप मॉम डैड की डिटेल के साथ साथ अगर आपके बीवी की डिटेल है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाम नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगाइए। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया होगा तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो मैंने आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट तो ज़रूर बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि जब आप दिल्ली के BFS सेंटर में इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जाएंगे तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप ये रहने दीजिए, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा, या कुछ भी ऐसा कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा सफिशेंट हैं, इतने ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो भी आप उनको रिक्वेस्ट करके कि हाँ आप डॉक्यूमेंट ये सारे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जितने भी ये डॉक्यूमेंट बताए हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। तो उनके बिहाफ पे आपका वीज़ा आने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए, वीज़ा मिलने के बाद अभी बात करते हैं ट्रैवल करने से पहले मैं आपको कुछ दूंगा टिप्स। तो जब मैंने चाइना का वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे को भी दिल्ली का ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, जबकि मैं नियर चंडीगढ़ के रहता हूँ और चंडीगढ़ में भी VFS सेंटर है, लेकिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। उसके लिए आपको दिल्ली VFS सेंटर में ही जाना पड़ेगा चाइना का वीज़ा लेने के लिए। तो उसकी एक जर्नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद तो दिल्ली के VFS सेंटर में मैंने ली अपॉइंटमेंट। तो यहाँ से मैं गया अपने शहर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। तो रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट जो ट्रेन जाती है वो जाएगी दिल्ली। तो मैं दिल्ली पहुँच गया था, सुबह 5-6 बजे के करीब का टाइम था। तो जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसके कुछ ही दूर में गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। फ्रेश होने के बाद मैंने माथा टेका
और आशीर्वाद लेके मैं चला गया मेट्रो पकड़ के दिल्ली के BFS सेंटर यानी कि शिवाजी मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे लाइन लगती है, लाइन में खड़े होके आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद वो आपसे अपॉइंटमेंट का लेटर मांगेंगे। लेटर देने के बाद आपने कोई अपना ID प्रूफ दिखाना है, वैसे पासपोर्ट दिखा सकते हैं। तो वो आपने सिक्योरिटी गार्ड को दिखा के आपने ले जाना है आगे। आगे जाके आपको एक सिक्योरिटी गार्ड बताएगा कि आपका ये नंबर है, आपने यहाँ पे जाके इनसे मिलना है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, 2-4 मिनट वेट करने के बाद आपको वो कॉल करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे दिखाएंगे, तो वो एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर आप उनको कोई डाउट होगा तो वो आपसे पूछेंगे, या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो पूछेंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद वो कहेंगे एक सबमिट करने के लिए एक अलग से काउंटर है, काउंटर पे जाइए, सबमिट करिए। और वो काउंटर वाले डॉक्यूमेंट लेके आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। तो वो रिसिप्ट आपने लेके जानी है जहाँ पे कैश डिपॉजिट होता है। आपने कैश डिपॉजिट करना है। कैश डिपॉजिट करने के बाद वो पर्सन आपको बता देगा कि आपने इतनी तारीख को आपने अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट करके लेके जाना है। तो वहाँ से रिसिप्ट लेके मैं आ गया वापस, और मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जितनी तारीख को उन्होंने मेरे को बुलाया, उससे 1-2 दिन बाद मैं चला गया वहाँ पे। और तो वहाँ पे जो आपका कलेक्शन का रिसिप्ट है वो आप उनको शो करवाइए, वो आपको आगे जाने देंगे। और आप जहाँ पे कलेक्शन होती है वहाँ पे वो सामने आप जाके बैठ जाएंगे। जब आपका टोकन नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे आएगा तो आप उठ के जाइए वहाँ पे और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करिए, और आप देखेंगे कि वीज़ा लग गया। जो मिरर होता है वहीं पे लिखा हुआ होता है कि अगर कोई डिटेल आपके वीज़े के ऊपर कोई ऐसी डिटेल जो सही नहीं है या मिसमैच है, तो वो आप अभी इन्फॉर्म कर दीजिए। तो आप वहीं पे खड़े होके अपना जो पासपोर्ट है और उसका जो वीज़ा लगा है उसकी डिटेल चेक कर लीजिए कि टाइमिंग सही मेंशन है, आपका नाम या कोई अदर डिटेल आपकी सही मेंशन है। बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका, ईज़िली आपको चाइना का वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे वहाँ पे इंडियंस थे जो चाइना का वीज़ा अप्लाई करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो जो मैंने वहाँ पे चाइना में जाके एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ चाइनीज़ जो वर्ड हैं वो पहले से ही सीख के जाइए, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाइनीज़ ही बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कम लोग मिलेंगे आपको। तो मेरा सुझाव यही है, कुछ वर्ड्स ऐसे जो चाइनीज़ हो वो आप ज़रूर सीख के जाइए। कैसे किसी को बुलाना है, हाय करनी है, किसी को पूछना है कि मुझे ये चाहिए या मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो उसकी कुछ लाइंस होती हैं वो आप ज़रूर रट्टा मार लीजिए या लिख के ले जाइए, तो वो आप ज़रूर लेके जाइए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि अगर आप चाइना का वीज़ा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनाइएगा। ब्लैंक पासपोर्ट पे चाइना का वीज़ा मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। तो उससे अच्छा है आप जो अपना ट्रैवल हिस्ट्री है वो पहले बनाइए। जो मैंने आपको 3 प्लान डिस्कशन किए थे आपके साथ कि आप इंडिया के राइट साइड, लेफ्ट साइड और अपर साइड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इजी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप वहाँ पे ट्रैवल करने के बाद ही चाइना का जो वीज़ा है वो अप्लाई कीजिएगा। तो मेरी ओर से सुझाव है आपको कि आप चाइना का वीज़ा विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री मत लगाइएगा। फंड्स के बारे में तो मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि आपके पास 3-4 लाख के करीब तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो ये आप ज़रूर श्योर कीजिएगा। तो उसके साथ जो आपका ट्रैवल करने का ड्यूरेशन है वो आपका 8, 10 या 12 दिन, इतने ही दिन होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम भी मत दिखाइएगा क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर है। जो आप अपना वीज़ा है वो आप अपने ट्रैवल से 20 से 30 दिन पहले ही आप अप्लाई कीजिएगा। चाइना में जाने के बाद आपको जो मेन आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो फूड की। ज़्यादातर वो सी फूड खाते हैं या कोई अदर उनका फूड होता है, वे भी हो सकता है वो आप लाइक ना करें। अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया। उसके साथ जो सबसे बिग इशू आने वाला है वो ये है कि वहाँ पे जाके आप गूगल की कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप गूगल पे नहीं यूज़ कर पाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ना ही कोई जीमेल, ना ही गूगल पे, गूगल की कोई भी ऐप आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप VPN के साथ यूज़ करते हैं तो वो मच बेटर है। तो इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो आपको देखने में मज़ा आएगा। मेरा रेकमेंड यही है कि आप चाइना ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं। हालांकि बातचीत करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको।
इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ है। चाइना में जाके मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है या मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, कहाँ विज़िट किया, मैंने कौन कौन सी लोकेशन में गया हूँ, तो वो मेरी आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे जाना है या फिर इंडिया से आउट ऑफ कंट्री कौन सी कंट्री में आपको पहले जाना चाहिए, कौन सी कंट्री में बाद जाना चाहिए, तो ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। मेरी वीडियो में जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपको एक कंट्री में कैसे जाना है, वहाँ पे इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है और वहाँ पे रहना कहाँ है, वहाँ से वापस कैसे आना है या फिर किसी और कंट्री में कैसे जाना है, बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा। इसमें ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जाते जाते मैं आपको याद करवा दूँ कि आपने मेरा जो चैनल है वो करना है सब्सक्राइब। तो मेरा चैनल कीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ। मेरी आने वाली जो आगे सीरीज़ है चाइना की, कि मैंने चाइना में क्या कुछ देखा, क्या एक्टिविटी की, कहाँ कहाँ गया मैं, तो वो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जो चाइना वीज़ा की फ़ीस है वो 5800 रुपये है और ये अप डाउन होती रहती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इंडिया से चाइना कैसे पहुंचा। इसी वीडियो में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट चाइना जाने की फ़्लाइट चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगी, 25 से 30 हज़ार के करीब आएगी या उससे ज़्यादा आ सकती है। तो उसको कवर करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप यहाँ से थाईलैंड के लिए फ़्लाइट देखिए, जो कि मात्र 10-11 हज़ार रुपये के अंदर या उससे कम आ जाएगी। और थाईलैंड के नज़दीक जो चाइना का सबसे पहला जो शहर है वो है ग्वांगझो। तो आप थाईलैंड से ग्वांगझो की फ़्लाइट चेक करेंगे तो मात्र वो 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार के अंदर अंदर आ जाएगी। यानी कि आप चाइना इंडिया से 17 या 18 हज़ार रुपये के अंदर पहुंच जाएंगे, बजाय आप अगर 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार की फ़्लाइट लेने से। तो आप एक बार थाईलैंड को विज़िट करके वहाँ से फ़्लाइट लेके जाइए। उसमें ऐसा होगा कि एक बार आप थाईलैंड की एंट्री और कर जाएंगे और 1 या 2 दिन वहाँ पे रह के या सेम डे भी आप फ़्लाइट लेके वहाँ से जो चाइना है वो विज़िट कर सकते हैं। तो ऐसी ही और ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने चीप से भी चीप अगर ट्रैवल करना है, कम पैसे में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आप फॉलो करिए मुझे। जाते जाते मैं आपको याद करवा दूँ, आपने मेरा जो चैनल है वो करना है सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे चैनल में। सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद जी। Yeah.